6 दिसंबर 2023 बड़ी तादाद में बलोच प्रोटेस्टर्स बलूचिस्तान से निकलते हैं इस्लामाबाद के लिए। इन प्रोटेस्टर्स में से ज़्यादातर ख़वातीन जो निकलती हैं बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत से और ये इस्लामाबाद रवाना होते हैं। रास्ते में कई रुकावटें और शदीद सर्दी का सामना करते हुए ये प्रोटेस्टर्स इस्लामाबाद पहुँचते हैं। इस्लामाबाद पहुंचते ही इन प्रोटेस्टर्स को इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से रोका जाता है। इस्लामाबाद पुलिस इनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए शदीद लाठीचार्ज, टीयर गैस और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करती है। उस रात इस्लामाबाद पुलिस 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करती है, जिनमें से ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन थे। इन मासूम बच्चों और औरतों के हाथ में ना तो हथियार और ना ही गोला बारूद थे। थी तो सिर्फ एक उम्मीद कि अपने हाथों में अपने प्यारों की तस्वीरें उठाकर इस्लामाबाद पहुँचे कि शायद कोई इंसाफ हो। उम्मीद उस इस्लामाबाद से जहाँ के सुप्रीम कोर्ट का सरबराह एक बलोच और वज़ीर आज़म एक बलोच, और वहीं पर इन बलोच माँ और बहनों के साथ जो आज हो रहा है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आइए इस वीडियो में बात करते हैं बलूचिस्तान की। In Pakistan, hundreds of Baloch protesters marched towards Islamabad against the alleged Baloch genocide and enforced disappearances. They were stopped by the authorities in the city of Dera Ghazi Khan. As many as about 20 Baloch activists were also. हमारे दिन पाकिस्तान में फ़लस्तीन की बात तो करते हैं और मीडिया भी हर रोज़ उस पर कोई ना कोई खबर लगाता है। वहीं पर अपने इर्द गिर्द होने वाली नाइंसाफ़ियों से हम बेखबर हैं। आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि आखिर बलूचिस्तान का मसला आखिर है क्या और ये सब शुरू कहाँ से हुआ। जो हम आए दिन सुनते हैं कि बलोच गद्दार और दहशतगर्द, आखिर उसमें कितनी सच्चाई है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान के साथ क्या सलूक रहा, ये मिसिंग पर्सन का मसला क्या है, और आखिर बलूचिस्तान आए दिन अलग होने की बात क्यों करता है पाकिस्तान से। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमें बलूचिस्तान की तारीख में जाना होगा और ये देखना होगा कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। तो ये है पाकिस्तान और पाकिस्तान के वेस्ट में ये है बलूचिस्तान। रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जो कि पाकिस्तान का तकरीबन 44% है। पाकिस्तान से बाहर की बात करें तो बलूचिस्तान का बॉर्डर अफ़गानिस्तान, ईरान और अरेबियन सी से मिलता है। बलूचिस्तान का अरेबियन सी का बॉर्डर पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पाकिस्तान बैरून ममालिक में ट्रेड करता है और सी पैक बनने के बाद चाइना को इंडियन ओशन की एक्सेस मिलेगी और पाकिस्तान को भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। एंशिएंट टाइम्स की बात करें तो बलूचिस्तान के अंदर पर्शियंस, फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट, मुगल्स और गजनवीज़ ने रूल किया। लेकिन अभी हमें इतनी हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं। कहानी इंटरेस्टिंग होती है 19th सेंचुरी से, जहाँ पर एक तरफ ब्रिटिश एम्पायर सामना कर रहा था सोवियत यूनियन का। ये दोनों अफगानिस्तान को अपने इन्फ्लुएंस में लाना चाहते थे, जिसके चलते 2 एंग्लो अफगान वॉर्स भी हुई। इन दोनों एंग्लो अफगान वॉर्स के बारे में जानने के लिए मेरी अफगानिस्तान की सीरीज़ की वीडियोस ज़रूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के एंड पर मिल जाएगा। अभी कहानी पर वापस आते हैं। ये वो वक्त था जब ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया को कॉलोनाइज़ किए रखा था और पूरा इंडिया ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। ब्रिटिश एम्पायर अफगानिस्तान में जंग के लिए बलूचिस्तान को यूज़ करना चाहता था फौजी अड्डे और सप्लाई चेन बनाने के लिए। उस वक्त बलूचिस्तान के कबायली लोग ब्रिटिश एम्पायर के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। इसी के चलते ब्रिटिश एम्पायर 1840 के अंदर कबायली हेडक्वार्टर पर हमला करते हैं और काहान फोर्ट को अपने कब्ज़े में लेते हैं। इसके कुछ अर्सा बाद ही ये कबायली वापस रीग्रुप होते हैं और ब्रिटिश एम्पायर को बलूचिस्तान से निकलना पड़ता है। इस वक्त तक ब्रिटिश एम्पायर को ये समझ आ चुका था कि बलूचिस्तान को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर भी जर्मनी के ख़िलाफ़ ब्रिटिशर्स बलोच कबायलियों को यूज़ करना चाहते थे जर्मनी से लड़ने के लिए। ब्रिटिश एम्पायर ये चाहता था कि बलोच कबायली उनकी फ़ौज में शामिल हो जाएं। ब्रिटिश एम्पायर एक दफ़ा फिर डिवाइड एंड रूल का सहारा लेता है और कबायलियों को आपस में लड़वाना शुरू करता है। ब्रिटिश एम्पायर ने उस वक्त कई शिया सुन्नी फसादात भी करवाए, लेकिन उस वक्त ज़्यादातर कबाइल जैसे कि मरी, मेंगल, भुगटी और संजरानीज़ जर्मनी के साथ ताल्लुकात बनाते हैं। ब्रिटिश एम्पायर को बलूचिस्तान की इन कबाइलियों की हरकत पसंद ना आई और एक मिलिट्री जनरल के ज़रिए वहाँ पर ऑपरेशन कराना शुरू किए। इस मिलिट्री जनरल का नाम था जनरल डायर, जो जाने जाते हैं जलियांवाला बाग के इंसिडेंट से, और ये इस तमाम ऑपरेशन को भी देख रहे थे। इस सब का तफसील में खुलासा इन्होंने किया अपनी एक किताब में, जिसका नाम था द सीन्स इन अ सोल्जर्स लाइफ। बहरहाल इस बारे में कभी और बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कहानी एक दिलचस्प मोड़ पर आती है 1947 में, जब इंडिया पाकिस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट अपने अरूज पर थी। ज़्यादातर लोगों का ख्याल था कि इंडिपेंडेंस के बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही हिस्सा बनेगा। उस वक्त बलूचिस्तान की 4 रियासतें थीं, कल्लात, मकरान, लसबेला और खारान। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद बाकी 3 रियासतें तो पाकिस्तान का हिस्सा बनी, लेकिन कल्लात एक इंडिपेंडेंट रियासत रहा। कल्लात के उस वक्त के लीडर थे अहमद यार खान, जिन्हें खान ऑफ कल्लात भी कहा जाता था। खान ऑफ कल्लात अपने अपर पार्लियामेंट एंड लोअर पार्लियामेंट से बात करते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ एक स्टैंड स्टिल मुआहिदा होता है। इस मुआहिदे में ये कहा गया कि कल्लात इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगा और पाकिस्तान और बलूचिस्तान बातचीत करेंगे जब तक इस बारे में कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता।
محمد علی جناح اور خان آف کلات کے بیچ نیگوسیشن جاری رہی اور آخرکار 30 مارچ 1948 کو کلات پاکستان کا حصہ بنا۔ آپ اس کو جتنا آسان سمجھ رہے ہیں وہ اتنا آسان ہے نہیں، اصل میں اس کے اگینسٹ بہت سی کنٹروورسیز ہوئیں۔ ان نیگوسیشن کے بیچ بہت سی سازشیں بھی کی گئی جن میں زیادہ تر انڈیا، رشیا اور برٹش امپائر نے کی۔ انڈیا کی سائیڈ آف سٹوری سنیں تو ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان کو پاکستان میں زبردستی شامل کیا گیا اور محمد علی جناح اپنی بات سے مکر گئے، لیکن سچ اس سے بالکل مختلف ہے۔ ان تمام سازشوں اور پاکستان میں شامل ہونے کے بارے میں خان آف کلات یعنی احمد یار خان نے اپنی کتاب انسائیڈ بلوچستان کے اندر اس کو تفصیل میں بیان کیا ہے۔ تو خان آف کلات احمد یار خان صاحب کا اپنی کتاب میں کہنا تھا کہ میں اور جناح بہت اچھے سے ایک دوسرے کو سمجھتے تھے اور ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں تھے۔ پاکستان بننے کے بعد محمد علی جناح اور میرے ارد گرد کچھ ایسے لوگ تھے جو کالی بھیڑوں کا کردار ادا کر رہے تھے۔ ان لوگوں کے دل میں انڈیا کے لیے نرمی تھی اور ڈبل گیمز کھیل رہے تھے۔ پاکستان بن چکا تھا اور ایک طرف بلوچ سرداروں کو کہا گیا کہ کلات مرجر کو اپوز کرو اور دوسری طرف میرے اور جناح کے بیچ مس انڈرسٹینڈنگ بڑھائی گئی یہ کہہ کر کہ خان آف کلات تو مرجر کے اگینسٹ ہے۔ آگے چل کر احمد یار خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد جناح کے ڈیپٹیز ان کے کیلیبر کے نہیں تھے اور بلوچستان کے مسئلے کو مس ہینڈل کیا گیا۔ جناح خود کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور بیمار رہنے لگے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ مرجر اپنے پایہ تکمیل پر جلد از جلد پہنچے۔ اس کے لیے بہت محنت کی، لیکن پاکستانی کیبنٹ کی بلوچستان کے معاملے میں پالیسیز ایبرپٹ ازمپشنز پر مبنی تھیں اور میرے لحاظ سے اللیگل اور اوپریسو تھیں۔ اس کا فائدہ انڈیا نے اٹھایا اور 27 مارچ 1948 کو آل انڈیا ریڈیو پر جھوٹی خبر چلائی گئی کہ کلات نے 2 مہینے پہلے انڈیا میں شامل ہونے کی بات کی۔ ظاہر ہے یہ پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا تھا اور اس میں رتی بھر بھی سچائی نہ تھی۔ احمد یار خان کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہت سے مسائل تھے اور پاکستان مختلف فرنٹس پر لڑ رہا تھا۔ میں بلوچستان کا مسئلہ جلد از جلد ختم کرنا چاہتا تھا۔ پاکستان ایگزسٹنس واز ایٹ سٹیک اور میں نے سرداز کا فارمل سینکشن لیے بنا 30 مارچ 1948 کو مرجر پر سائن کر دیا اور مجھے اس کا کوئی پچھتاوا نہیں۔ احمد یار خان صاحب نے یہ بھی انکشاف کیا کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد پاکستان کے اندر پاور کی ہائیڈ اینڈ سیک کا ڈرامہ شروع ہوا۔ کبھی ایک حکومت آتی اور کبھی دوسری، جس کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ اسی کے چلتے جولائی 1948 کے اندر احمد یار خان صاحب کے ایک بھائی عبد الکریم بلوچ ان کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ عبد الکریم بلوچ پاکستان کے خلاف افغانستان سے بیٹھ کر آرم سٹرگل شروع کرتے ہیں۔ اسی کے چلتے خان آف کلات یعنی احمد یار خان صاحب اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ ہتھیار پھینک دے اور پاکستان کے خلاف لڑائی نہ کریں، اس امید سے کہ پاکستان میں شامل ہونے کے بعد بلوچستان کی شناخت ان سے چھینی نہیں جائے گی، بلوچ کلچر اور ان کی ثقافت کو محفوظ رکھا جائے گا۔ عبد الکریم بلوچ اپنے بھائی کی بات مانتے ہیں اور پاکستان واپس آتے ہیں۔ عبد الکریم بلوچ کے پاکستان واپس آتے ہی ان پر غداری کا الزام لگتا ہے اور انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، اور یہیں سے شروعات ہوئی بلوچستان اور پاکستان کے مسائل کی، جسے انسرجنسیز کہا جاتا ہے۔ اس انسیڈنٹ کے بعد بغاوت کا ایسا کھیل پاکستان کے اندر کھیلا گیا جس کے نتائج اسلام آباد کی سڑکوں پر آج نظر آ رہے ہیں۔ بلوچستان اور پاکستان کے مسائل کے بارے میں اور بھی بہت کہنے کو، تو میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ شکریہ۔